नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा के सिलेबस में प्रकाश संश्लेषण ये टॉपिक हमने अभी जल्दी ही पढ़ा है और इसको और अच्छे तरह से क्लियर करने के लिए, इस टॉपिक को और अच्छे तरह से तैयार करने के लिए हम इस पर आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और पूरी व्याख्या के साथ उसका हल आपको बताएंगे, जिससे आप ये जो है जान सकें कि किस तरह के प्रश्न जो है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस से आते हैं। और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के बाद आपका जो इस टॉपिक पर कमांड बढ़ जाएगा। दोस्तों, अगर आप राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020 के अभ्यर्थी हैं और इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक सुनहरा अवसर है और बहुत साल बाद जो है इस तरह की कोई वैकेंसी आई है, तो निश्चित रूप से आपको ये प्रयास करना चाहिए कि जो है आप इस वैकेंसी और इस भर्ती में सफलता प्राप्त करें। उसके लिए हमारे संस्थान के द्वारा जो है एक वीडियो क्रैश कोर्स शुरू किया गया है, जिसमें आप कृषि विषय और सामान्य अध्ययन दोनों के वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से उनके साथ उनके नोट्स मिलते हैं। हमारे ऐप पर जो है ये सभी वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, नोट्स दिए जाते हैं और ऐप में ही वीडियो को डाउनलोड करके कई बार जो है प्ले करने की सुविधा भी आपको प्राप्त होती है। इसमें एक विकल्प आपके साथ और है कि आप जीएस और कृषि दोनों को एक साथ ले सकते हैं, कंबाइंड कोर्स लग सकते हैं, या केवल आप एग्रीकल्चर का कोर्स भी लेना चाहें तो आप अलग से ले सकते हैं। इसके लिए सिंपल प्रोसीजर है 9506742546, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप ज्वाइन एग्री कर लिख के भेज दीजिए और आपको सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करा दी जाएगी। पहला प्रश्न देखते हैं, हैच एंड स्लैग चक्र, इसके बारे में जो है हम पढ़ चुके हैं। तो हैच एंड स्लैग चक्र जो है किस तरह के पौधों में चलता है, C3 प्लांट्स में, C4 प्लांट्स में, कैम प्लांट्स में या सभी में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हैच एंड स्लैग चक्र जो है C4 प्लांट्स में जो है संचालित होता है। थोड़ा सा इसके बारे में जान देते हैं। MDH और CR स्लैग, इन दो वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का एक नया तरीका बताया था, जिसे उन्होंने हैच एंड स्लैग चक्र का नाम दिया था। जिन पौधों में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन का पहला उत्पाद जो है 4 कार्बन वाला कंपाउंड ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, जिसको हम जो है OAA लिखते हैं, ये बनता है, तो उन पौधों को हम C4 प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश फास्फोरीकरण यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन, इंग्लिश में जो है इसको ज़्यादा आप समझ सकेंगे। फोटोफॉस्फोराइलेशन किस तरह की प्रक्रिया होती है, यानी उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है? क्या वो नॉन साइक्लिक होती है, साइक्लिक होती है, स्यूडो साइक्लिक होती है, या सभी जो है उसमें इन्वॉल्व होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। उसमें जो है सभी प्रकार की जो है साइक्लिक, नॉन साइक्लिक और स्यूडो साइक्लिक सभी जो है रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। और ये जो है ऑर्नर 1954 में और उनके सहयोगियों द्वारा लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तन के संबंध में इसकी जो है महत्वपूर्ण खोज की गई थी। अगला भी प्रश्न लगभग उसी पे बेस्ड है, फोटोफॉस्फोराइलेशन वाज डिस्कवर्ड बाई। तो अगर आपने पिछले प्रश्न की व्याख्या को ध्यान से सुना था तो आप इसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन वाज डिस्कवर्ड बाई ऑर्नर, किस सन में? 1954 में। ये हमने लास्ट जो है क्वेश्चन में पढ़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, लाइट इज अ, लाइट क्या है? एक क्लाइमेटिक फैक्टर है, एक टोपोग्राफिक फैक्टर है, एक इडेफिक फैक्टर है, या एक बायोटिक फैक्टर है? बहुत सोच के आप जो है इसका जवाब देना चाहिए आपको। तो लाइट क्या है, प्रकाश क्या है? एक जलवायु कारक है, मृदीय कारक है, जीवी है, या स्थलाकृतिक है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा लाइट जो है एक क्लाइमेटिक फैक्टर है, एक जलवायु कारक है। वर्षा, जल, प्रकाश, ताप, हवा, अपेक्षिक आर्द्रता और ये सभी क्या होते हैं? ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं। ये कारक पौधों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। प्रकाश वाष्पोत्सर्जन यानी जिसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं और फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए ये आवश्यक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अदीप्त क्रिया क्या कहलाती है? यानी जो डार्क रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, उसका और क्या नाम होता है? इजी क्वेश्चन है, अगर आपको जो है इसके बारे में पता है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में, तो डार्क रिएक्शन को हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा।
प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं जिसमें प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है उनको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चलती हैं। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। और इसमें जो है एंजाइम्स भाग लेते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का आप चयन करके उससे शर्करा और मंड यानी कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च में परिवर्तित कर देते हैं। अब जो है ये कई प्रकार की होती हैं, कैल्विन बेंसन चक्र या C3 साइकिल या हैच स्लैग साइकिल या C4 साइकिल तथा कैम चक्र। इनमें कैल्विन चक्र सभी हरे पौधों में होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय क्रिया होती है। अभी लास्ट में जो है हमने क्वेश्चन में इसका आंसर देखा था। द डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। डार्क रिएक्शन कहाँ चलती है? अभी हमने बात की थी कि वो स्ट्रोमा में चलती है। कहाँ? किसके? हरित लवक के यानी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन क्रांज एनाटॉमी प्रदर्शित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज क्रैंज एनाटॉमी। क्रैंज एनाटॉमी जो है स्पेशल एनाटॉमी होती है जो एक खास प्रकार के पौधों में होती है जिनको हम क्या कहते हैं? C4 प्लांट्स कहते हैं। तो ये C4 प्लांट का इसमें से कौन सा उदाहरण है? C4 प्लांट का इसमें से उदाहरण हो जाएगा मेज या मक्का। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, इस पे भी और क्वेश्चन आने वाले हैं। हैच एंड स्लैग वाले पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो CO2 का फिक्सेशन होता है तो पहला 4 कार्बन प्रोडक्ट जो बनता है वो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनता है और इन्हें C4 प्लांट्स भी कहते हैं। C4 प्लांट्स के कुछ उदाहरण याद रख लीजिए, गन्ना, मक्का, और इनकी पत्तियों की जो एनाटॉमी होती है वो क्रंच टाइप की होती है। क्रंच टाइप में क्या विशेषता होती है? जो मीजोफिल सेल्स होती हैं उसमें जो है पैलिसेड टिश्यूज नहीं होता है। यही जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता है जो आपको याद रखनी है। और पत्तियों के संवहन बंडल पर आच्छाद यानी बंडल सीथ पाई जाती है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि बंडल सीथ पाई जाती है। आगे चलते हैं, लगभग उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि क्रैंज एनाटॉमी इनमें से किस पौधे में होगी। तो अभी हमने C4 प्लांट्स के 2 उदाहरणों के नाम लिए थे, उन्हीं से आपका ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। C4 प्लांट्स इसमें से कौन सा हो जाएगा? शुगर केन या गन्ना हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? Which of the following statement is true? Cranch anatomy of leaf is seen in C4 plant. Cranch anatomy of leaf is seen in C3 plant. C3 and C4 plant both. या nothing is certain regarding cranch anatomy. तो इसका सिंपल सा उत्तर है जो आपने अभी पढ़ा है, क्रैंच एनाटॉमी जो है C4 प्लांट्स में केवल होती है, C3 प्लांट्स में नहीं होती है। नेक्स्ट, इनमें से एक C4 प्लांट कौन सा है? तो इसका उत्तर जो है आप आसानी से दे सकते हैं। तो इसमें से कौन सा प्लांट है जो C4 प्लांट्स है? तो बहुत सिंपल उत्तर है इसका। इसके उत्तर हो गया मेज या मक्का। मक्का जो है क्या है? एक C4 प्लांट है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रैंच एनाटॉमी पर ही ये बेस्ड है। इनमें से किसमें क्रैंच एनाटॉमी पाई जाती है? तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा रहा है क्रैंच एनाटॉमी पर, तो ये महत्वपूर्ण है। सकुलेंट प्लांट्स में, C3 प्लांट्स में, C1 प्लांट्स में या नन ऑफ दीज। तो आप जानते हैं कि C4 प्लांट्स में पाया जाता है, इसलिए इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से किसी में नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, किस सिद्धांत द्वारा लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में ATP निर्माण का वर्णन होता है? विच थ्योरी एक्सप्लेन्स ATP सिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट एंड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो कौन सी थ्योरी इसको जो है डिफाइन करती है? मिचेल्स केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। मिशेल ने हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में ATP निर्माण के रसायन परासरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार कला के आर पार यानी मेम्ब्रेन के आर पार प्रोटॉन प्रवणता यानी जितना भी प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा वो उत्पन्न होने से प्रोटॉन एक से दूसरी तरफ जाते हैं, जिससे निकली ऊर्जा का उपयोग ATP के निर्माण में हो जाता है। अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रो प्लांट्स वर फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाई। पेट्रो प्लांट या पेट्रोपादप सबसे पहले इसकी पहचान किसने की थी? सबसे पहले इसकी पहचान की थी M. कैल्विन ने। डी ऑप्शन जो है इसका
करेक्ट है। मेल्विन कैल्विन ने सर्वप्रथम बताया कि कुछ पौधे पेट्रोलियम पदार्थों का अच्छा स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन कैल्विन बेंसन साइकिल, यानी कैल्विन साइकिल में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर बनना है तो उसके लिए हमको कितने एटीपी की आवश्यकता है। आसान प्रश्न है, अगर थोड़ा सा आप सोचेंगे तो इसका सही उत्तर दे लेंगे। इसका सही उत्तर क्या है, 18 एटीपी। एक जो है ग्लूकोज अणु के निर्माण के लिए 18 एटीपी और उसके साथ में 12 NADPH H+ प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फोटो सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑल एनर्जी इज स्टोर्ड इन पिगमेंट सिस्टम 1 इन, जो पिगमेंट सिस्टम 1 है या फोटो सिस्टम 1 है उसमें जो है किस चीज़ में एनर्जी स्टोरेज होता है। तो फोटो सिस्टम 1 याद करिए, उसमें कौन सा जो है वर्णक तंत्र में जो है पाया जाता है, P700 पाया जाता है। फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर होता है वो P700 होता है और इससे जो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन होता है अंतिम ग्राही उसका NADPH2 होता है। जब प्रकाश की किरण P700 या क्लोरोफिल A700 पर पड़ती है तो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन जो है कई वाहक अणुओं से होकर गुजरता है और उस प्रक्रिया में ATP का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है किस प्रकाश में। फोटोसिंथेसिस इज द मोस्ट एक्टिव इन किस लाइट में, सनलाइट में, रेड लाइट में, येलो लाइट में या ग्रीन लाइट में। तो इसका सही उत्तर क्या है, रेड लाइट में, लाल रंग में सबसे ज़्यादा जो है फोटोसिंथेसिस जो है एक्टिवली होता है। तो ये जो लाइट का हमारा स्पेक्ट्रम होता है विजुअल लाइट का, उसमें जो है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम जो तरंगदैर्घ्य वाली किरणें होती हैं उसमें जो है ये पूरी प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की। और सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से जो है रेड लाइट होता है और उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे आता है ब्लू लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट एक्टिव इन, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव किस में होता है। तो लगभग सेम क्वेश्चन है, अगर आप उसको समझें, सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है रेड लाइट में। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन, बिल्कुल उसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपको उत्तर देना है कि फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा किस में होती है। तो सबसे ज़्यादा होती है लाल प्रकाश में, रेड लाइट में। द मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इन फोटोसिंथेसिस इज, मतलब एक ही तरह के प्रश्न जो है पिछले वर्षों में कई तरह से घुमा घुमा कर पूछे गए हैं। तो द मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इन फोटोसिंथेसिस इज, सेम आंसर रेड लाइट, रेड लाइट यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन क्लोरोप्लास्ट आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन ऑफ, किसके मेम्ब्रेन में जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है क्लोरोप्लास्ट में एम्बेड होती है, उसमें धसी हुई होती है या उसमें उपस्थित होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, थाइलाक्वाइड। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। जो क्लोरोप्लास्ट के थाइलाक्वाइड में जो है प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है उसमें उपलब्ध होते हैं। यही कारण है कि जो प्रकाश क्रिया होती है, लाइट रिएक्शन होती है, वो थाइलाक्वाइड की झिल्ली में होती है और जो डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। टू पिगमेंट सिस्टम यानी PS1 और PS2 थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज प्रपोज्ड बाई, तो टू पिगमेंट सिस्टम किसने दिया था, एमर्सन ने दिया था। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। एमर्सन ने प्रकाश संश्लेषण में दो वर्णक सिद्धांत यानी टू पिगमेंट सिस्टम प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया था कि दो प्रकार की प्रकाशिक क्रियाएं होती हैं, एक छोटी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के साथ, दूसरी बड़ी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के साथ, जिसको हम जानते हैं P700 और P680 के नाम से। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल का सूत्र क्या है। द फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल बी, यहाँ पर हमको क्लोरोफिल बी का सूत्र बताना है, सॉरी हिंदी वाले वर्जन में यहाँ पर टाइप नहीं हुआ है। तो क्लोरोफिल बी का जो है इसमें से फार्मूला क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। C5H70O6N4 Mg, ये जो है क्लोरोफिल बी का फार्मूला है। क्लोरोफिल
के जितने भी ए बी सी डी पिगमेंट्स होते हैं उन सभी के यहाँ पर फार्मूले दिए हुए हैं। थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है कार्बन की संख्या में और हाइड्रोजन की संख्या में। आगे बढ़ते हैं। अब हमको इसी तरह का एक सेम क्वेश्चन देखना है। क्लोरोफिल ए का जो है फार्मूला क्या होता है। तो क्लोरोफिल ए का फार्मूला सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, C55H72O5N4Mg। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरग्रीन ट्री रिमेन्स ग्रीन थ्रू आउट द ईयर ऑन एन अकाउंट ऑफ, यानी जो सदाबहार पौधे होते हैं वो वर्ष भर हरे रहते हैं, उसका जो है मूल कारण क्या है। तो उसका मुख्य कारण क्या है कि एक अंतराल के बाद कम संख्या में पत्तियां गिरती हैं, यानी लगातार जो है पत्तियां नहीं गिरती हैं। जब पत्तियां सेड होती हैं तो उसके बाद धीरे धीरे जो है उनके कमी आती रहती है। तो सदाबहार पौधों की सभी पत्तियां एक साथ किसी विशेष मौसम में नहीं गिरती, बल्कि ये कुछ संख्या में कुछ अंतराल में गिरती रहती हैं। अतः ये हर वर्ष हरे दिखते हैं, यानी जैसे और पौधों में पतझड़ में एक साथ पत्तियां गिर जाती हैं वैसा इसमें नहीं होता है। हालांकि ये पौधे भूमध्य यानी इक्वेटर पर उगते हैं जहां वर्ष भर वर्षा होती है और नमी उपलब्ध होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन। तो ये अगर आप इसको रिलेट करेंगे तो ये एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशन से रिलेटेड है। ग्रीन एल्गी, ब्रू ग्रीन एल्गी, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इनमें से किसमें से जो है ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, डी ऑप्शन, उसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती है। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु यानी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में pH2 नहीं होता है, अतः उनमें जल का अपघटन नहीं होता है तथा ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण में pH सेकंड में उपस्थित एंजाइम के द्वारा जल के अपघटन से ही ऑक्सीजन मुक्त होती है, लेकिन जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उसमें फोटोसिस्टम सेकंड जो है नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल इज अ कंपाउंड विच कंटेन्स। क्लोरोफिल में क्या होता है। अभी हमने क्लोरोफिल ए बी सी डी चारों के फार्मूले भी देखे थे, तो ये आपको बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं क्लोरोफिल में क्या होता है। क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम और नाइट्रोजन होता है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। और इसमें जो रिंग होती है वो कौन सी रिंग होती है, पायरॉल रिंग होती है। इसके बीचों बीच जो है मैग्नीशियम का एक जो है एटम होता है और ये मैग्नीशियम 4 नाइट्रोजन के परमाणुओं से जुड़ा होता है और चारों ओर नाइट्रोजन पायरॉल रिंग के भाग होते हैं। ये सभी एक ही पोरफायरिन रिंग का निर्माण करते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं। और क्लोरोफिल के यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन उपस्थित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल में अणु पाया जाता है। बहुत आसान है, अभी हमने जो है दो बार इसको देखा। विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। आयरन, तो आयरन नहीं पाया जाता है, पोटेशियम नहीं पाया जाता है, मैग्नीज नहीं पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। सी ऑप्शन जो है सही होगा। आगे चलते हैं। क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व प्राप्त होगा। लगभग वही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग हो गया। व्हेन द क्लोरोफिल इज बर्न्ड विच एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड। इसमें से कौन सा एलिमेंट हमको प्राप्त होगा, कौन सा मिलेगा, Mg मिलेगा, मैग्नीशियम हमको जो है प्राप्त होगा। द फर्स्ट स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस इज। फोटोसिंथेसिस में पहला कदम क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है। तो सबसे पहले जो है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल बाई ए फोटान ऑफ लाइट, यानी PS फोटोसिस्टम पर जो है प्रकाश आपतित होता है, उसके बाद उससे जो है एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है। सी ऑप्शन जो है सही है। प्रकाश संश्लेषण की सर्वप्रथम क्रिया प्रकाश के फोटोन द्वारा क्लोरोफिल अणु का उत्तेजन होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर बाहर निकलता है और साइक्लिक या एसाइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के द्वारा जो है ETS जो है परफॉर्म करता है। नेक्स्ट, द रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस इज टू। लाइट का क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस में, लाइट क्या काम करता है, क्या करता है वो, एक्टिवेट क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को वो एक्टिवेट करता है। ए ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है।
प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का पहला प्राथमिक कार्य जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल के अणुओं को उत्तेजित करना होता है। इसके पश्चात केवल pH2 में जल का अपघटन यानी फोटोलिसिस होता है ताकि क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन को संतुलित किया जा सके, और जल के अपघटन से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल के अणुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देते हैं। नेक्स्ट, द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, किसमें होती है लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन होती है ग्रैना में। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन होती है वो थाइलाकोइड में होती है। थाइलाकोइड के समूह को हम ग्रैनम कहते हैं, और थाइलाकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है उस पर जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान इनमें से क्या होता है? एटीपी बनता है, एटीपी नहीं बनता है, ऑक्सीजन निकलती है, या वाटर इज रिक्वायर्ड एज मीडियम बट इट टेक्स नो पार्ट इन फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। तो इसका जो सबसे सटीक उत्तर है वो क्या होगा? एटीपी इज फॉर्म्ड। एटीपी का जो है संश्लेषण होता है। फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोस्फोफॉस्फोराइलेशन के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है, जिसका उपयोग डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज, फोटोफॉस्फोराइलेशन जो नॉन साइक्लिक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करता है ये हमको बताना है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है NADP+ के द्वारा। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADP+ अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, जबकि चक्रीय प्रकाश फॉस्फोराइलेशन में P700 अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। सन एनर्जी ब्रिंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट PS सेकेंड, फोटोसिंथेसिस फोटोसिस्टम सेकेंड में सूर्य का प्रकाश किस तरह से कार्य करता है ये हमको बताना है, मतलब उसका जो है रोल क्या होता है। तो वो क्या करता है? वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर करता है, H2O को जो है तोड़ता है। PS सेकेंड का जो अभिक्रिया केंद्र होता है वो P680 होता है, और यहाँ पर जल का जो है प्रकाश अपघटन होता है जिसको हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं, और इससे क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। नेक्स्ट देखते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अकर्स इन विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से फोटोलिसिस होती है? अभी हमने पढ़ा PS सेकेंड के द्वारा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। PS सेकेंड का जो रिएक्शन सेंटर होता है उसमें क्लोरोफिल अणु कौन सा होता है? P680। अगला, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज फॉर्म्ड इन फोटोसिंथेसिस इज, जो ऑक्सीजन बनती है प्रकाश संश्लेषण में उसका सोर्स क्या होता है? ऑक्सीजन कहाँ से निकल के आती है? तो इस प्रश्न को और अच्छे से समझिए। जो ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस में उसमें आप ऑक्सीजन होती है, आप जानते हैं C6H12O6 जो इसका फार्मूला होता है। तो उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से आती है ये आपको जो है इसमें बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 से जो है वहाँ पर ऑक्सीजन आती है। इसको समझ लीजिए। जो फोटोसिंथेसिस की जो है डार्क रिएक्शन है इसमें CO2 जो है अपचयित होकर क्या बनती है? ग्लूकोज में बदल जाती है। और प्रकाश संश्लेषण की जो लाइट रिएक्शन होती है इसके दौरान पानी के अणु का विखंडन होता है, जिसको हमने पढ़ा कि फोटोलिसिस होती है, और सूर्य की ऊर्जा से उसका विखंडन हो जाता है। प्रकाश क्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन पानी के अणु के टूटने से उत्पन्न होता है। तो दोनों में डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज सॉल्युबल इन वाटर, इसमें से कौन सा जो है पिगमेंट वाटर सॉल्युबल होता है? इसका सही उत्तर क्या है? बी, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो है एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है। यह अधिकांश फूलों और फलों में पाया जाता है, और ये पत्ती, तना तथा जड़ों में भी पाया जाता है। यह pH सूचक, आनुवांशिक विश्लेषण और सामान्य अनुसंधान एवं कैंसर अनुसंधान में उपयोगी है। आनुवांशिक रूप से संशोधित सामग्री जिसको हम GM कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, इनको चिन्हित करने के लिए एक मार्कर के लिए विजिबल मार्कर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिड्स दैट सिंथेसाइज एंड स्टोर फैट, ऐसे प्लास्टिड जो वसा को संश्लेषित करते हैं और उनका स्टोरेज करते हैं, उनको संरक्षित करते हैं, वो कौन से प्लास्टिड होते हैं? तो उसका नाम होता है एल्यूरोप्लास्ट। सी ऑप्शन यहाँ पर
करेक्ट होगा। प्लास्टिड कई प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, क्रायोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और भोजन संग्रह के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट को फिर हम जो है बांटते हैं। तो इलाइलोप्लास्ट या ओलियोप्लास्ट ये जो है फैट का जो है संग्रह करता है, एमाइलोप्लास्ट जो है स्टार्च का संग्रह करता है, और एल्यूरोप्लास्ट जो है प्रोटीन का संचय करता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन C3 साइकिल। C3 साइकिल यानी कैल्विन साइकिल में क्या होता है इनमें से? तो C3 साइकिल में क्या होता है? रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन होता है, और रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन प्रक्रिया में CO2 का जो है फिक्सेशन होता है, और यहाँ पर जो RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की सहायता से ये संपादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ C4 प्लांट इज। जो C4 प्लांट में फोटोसिंथेसिस में जो डार्क रिएक्शन होती है उसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट इनमें से क्या होता है? तो उसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है? OAA, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। इसका सही उत्तर क्या हो गया? बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। थोड़ा सा जो है जान लेते हैं। हैच एंड स्लैग C4 पौधों में चलता है। इन पौधों की उपस्थिति जो है कहाँ पर होती है? मीजोफिल सेल में उपस्थित फॉस्फोइनाल पायरुविक एसिड यानी पेप के द्वारा वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड को ये ग्रहण कर लेता है, जिसके फलस्वरूप 4 कार्बन वाला प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। इसी कारण इन्हें C4 प्लांट कहा जाता है, और C4 पौधे अच्छे प्रकाश संश्लेषक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। CO2 यानी कार्बन डाई एक्सेप्टर इन C4 साइकिल इज। C4 साइकिल में CO2 को कौन ग्रहण करता है? अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन पढ़ा उसमें जो है इसकी व्याख्या को हमने देखा था। कौन लेता है? पेप लेता है। पेप का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉस्फोइनाल पायरुविक एसिड। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस। इसमें से कौन सा एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं है फोटोसिंथेसिस की क्रिया में, यानी किसकी वजह से फोटोसिंथेसिस पे जो है ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है? तो क्लोरोफिल बिल्कुल होना चाहिए। क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकती, लाइट के बिना भी नहीं हो सकती, कार्बन डाइऑक्साइड के बिना भी नहीं हो सकती है। यानी ऑक्सीजन इसमें बचा, और ऑक्सीजन की उस उपस्थिति जो है कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं होती है। ब्लैकमैन ने 1905 में जो एक नियम दिया था जिसमें उन्होंने किसी जैविक कारक अर्थात प्रकाश संश्लेषण की दर को एक से अधिक कारक प्रभावित करते हैं, और उस क्रिया की दर सबसे कम मात्रा में उपस्थित होने वाले कारक पर निर्भर करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्नलिखित कारों पर होती है। पहला तो बाह्य कारक होते हैं जिसमें प्रकाश, तापक्रम, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल होता है। दूसरा जो है आंतरिक कारक होते हैं जिसमें क्लोरोफिल, कोसा में संचित भोजन की मात्रा, पत्री की आंतरिक संरचना और जीव द्रव्य संबंधी कारक होते हैं। तो इस तरह से स्पष्ट है कि ऑक्सीजन जो होता है ये एक लिमिटिंग फैक्टर फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। कौन कौन से इवेंट्स हैं? एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल, लाइट एब्जॉर्प्शन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सिंथेसिस ऑफ ATP। तो प्रकाश संश्लेषण में ये सारी क्रियाएं होती हैं फोटोसिंथेसिस में, ये हमको पता है, और हमको इसको क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना है, ये हम जो है यहाँ पर देखेंगे। तो इसका सही ऑप्शन पहले मैं आपको बता दूं, इसका सही ऑप्शन है C ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद क्लोरोफिल का एक्साइटमेंट होता है। जब क्लोरोफिल एक्साइट हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है उससे, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, और लास्ट में जाके ATP बनता है। तो ये जो है इसका जो है सही क्रम होगा। अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं। द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिलीज्ड फ्रॉम PS2 इज। फोटो सिस्टम 2 में जो है टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा रिलीज होता है? तो इसका हिंदी में फोटो सिस्टम सेकेंड से मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन का अंतिम रूप से ग्राही कौन होता है, कौन उसको जो है लास्ट में एक्सेप्ट करता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? क्लोरोफिल P700+। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आइसोटोप दैट हैव प्रूव्ड यूजफुल इन रिसर्च ऑन फोटोसिंथेसिस आर।
ऐसा आइसोटोप जिसको जो है प्रकाश संश्लेषण के अनुसंधान में सहायक सिद्ध माना गया है वो कौन सा है? तो वो है कार्बन 14 और ऑक्सीजन 18। ये जो है दो ऐसे आइसोटोप्स हैं जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की रिसर्चेज में यूज होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम PS2 टू PS1 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में मदद करने वाला कॉपर वाला कौन सा प्रोटीन होता है? तो ध्यान से सोचेंगे तो इसका आपको उत्तर मिल जाएगा। इसका सही उत्तर है प्लास्टोसाइनिन। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। प्लास्टोसाइनिन एक कॉपर युक्त जल में घुलनशील प्रोटीन है। यह ऑक्सीकृत अवस्था में नीला रंग प्रदर्शित करता है। यह PS2 के उपचयित साइटोक्रोम B6F यौगिक से PS1 के P700 अणुओं को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं। इन फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट द हर्बिसाइड लाइक DCMU एंड डाईमिथाइल यूरिया इनहिबिट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बिटवीन, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन परिवहन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान DCMU और दूसरा जो है वीडिसाइड दिया है डाईमिथाइल यूरिया, इसके जैसे खरपतवार नाशक इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र को निषेध कर देते हैं। तो वो कहाँ पर निषेध करते हैं, किनके किनके मध्य में? सही ऑप्शन है क्यूनोन एंड प्लास्टोक्यूनोन। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। डाईयूरोन जिसको हम DCMU भी कहते हैं तथा डाईमेथाइल यूरिया पौधों की जड़ों से अवशोषित किए जाते हैं तथा पत्तियों में स्थानांतरित होते हैं। ये पदार्थ जो है फोटोसिस्टम सेकेंड में प्रयुक्त होने वाले प्लास्टोक्यूनोन से जुड़कर उससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होने में बाधा डालते हैं। इस प्रकार PS2 व PS1 के बीच इलेक्ट्रॉन परिवहन जो है रुक जाता है। ड्यूरिंग द जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस NADP प्लस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जेड स्कीम में आपने देखा होगा प्रकाश संश्लेषण में किसके इलेक्ट्रॉन NADP प्लस को उपचयित करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा फोटोसिस्टम 1 में। फोटोसिंथेसिस की जेड स्कीम में फोटोसिस्टम 1 में P700 में जो उत्तेजित अणुओं से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो NADP प्लस को उपचयित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिल रिएक्शन इज अ पार्ट ऑफ, यानी हिल अभिक्रिया किसका एक भाग है? तो हिल रिएक्शन जो है क्या है? PS2 का, फोटोसिस्टम 2 का एक भाग है। हिल रिएक्शन यह दर्शाती है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से उत्पन्न होती है और CO2 के अपचयन के लिए इलेक्ट्रॉन जल से प्राप्त होता है। ये दोनों क्रियाएं यानी फोटोसिस्टम सेकेंड के अंतर्गत ही संपन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज कोफैक्टर फॉर रूबिस्को? रूबिस्को का इसमें से कोफैक्टर कौन सा है? तो रूबिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। मोस्टली कार्बोक्सिलेज होता है, कभी कभी जो है ये ऑक्सीनेज भी हो जाता है। तो रूबिस्को का जो है इसमें से कोफैक्टर कौन सा हो गया? सी ऑप्शन मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है ये रूबिस्को का कोफैक्टर होता है। मैग्नीशियम ऐसे लगभग सभी एंजाइम में कोफैक्टर के रूप में मौजूद रहता है जो फॉस्फोराइलेशन प्रक्रिया को सक्रिय करते हैं तथा ये कार्बोक्सिलेज डिहाइड्रोनेज में भी उपस्थित रहता है। और मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने जो है फोटोसिंथेसिस पे आधारित 50 प्रश्नों को सॉल्व किया और मुझे उम्मीद है कि जो आपका फोटोसिंथेसिस चैप्टर है, अब इससे कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप जो है उसको हल करने में सक्षम होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।